और 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर, ये 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। पिछले लंबे वक्त से देखिए, आपने कई बार ये खबर सुनी कि चुनाव आयोग जो है उसने अलग अलग राज्यों में जाकर बैठकें की, मुलाकातें की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, और उसके बाद यहां पर यह फैसला लिया गया था। चुनाव आयोग ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बताया था कि तमाम राजनीतिक पार्टी वक्त पर चुनाव चाहती हैं और अब से कुछ ही देर बाद करीब 3.5 घंटे का वक्त है, 3:30 बजे चुनाव आयोग की ओर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, जिसमें 5 और राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। विज्ञान भवन में आपको बता दें यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें तारीखें जो हैं देखिए वो सामने होंगी, किस तरह से अलग अलग चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, देखिए 403 विधानसभा सीटें हैं। क्या पिछली बार की तरह ही जो है अलग अलग चरणों में 7 से 8 चरणों में चुनाव होंगे? इस बात को लेकर जो संशय है देखिए वो कुछ ही देर में जो है वो खत्म हो जाएगा जब इलेक्शन कमीशन यहां पर सामने होगा। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश एक बार फिर से करते हैं कि चुनाव आखिर कहां कहां होने। उत्तराखंड में देखिए चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उसके अलावा तीसरा राज्य है पंजाब जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, गोवा जहां पर चुनाव होंगे विधानसभा के, और इसके अलावा है मणिपुर। ये 5 राज्य जहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग की ओर से कर दिया जाएगा। यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकायदा चुनाव आयोग की ओर से 3:30 बजे वो एक तारीख जो है वो साझा कर दी जाएगी। 5 राज्यों में चुनावों के ऐलान की उल्टी गिनती देखिए एक तरह से अब शुरू हो गई है। दिलचस्पी सबकी ये जानने में, सब ये जानना चाहते हैं, ये जानकारी चाहते हैं कि आखिर इस वक्त में कोरोना काल है, देखिए बहुत तेजी से संक्रमण फैलता हुआ, तो आखिर कौन से वो नए नियम कायदे होंगे जिनके तहत अब चुनाव आयोग जो है वो चुनाव करवाने वाला है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते दिल्ली से अनुज हमारे साथ है, लखनऊ से वैभव है, पंजाब से हमारे साथ अनुपमा जुड़ चुकी है और उत्तराखंड से भी सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी रतन नेगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल यहां पर रहने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए। वैभव, 403 सीटें, अलग अलग चरणों में चुनाव, आज जो है पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, सिर्फ 3.5 घंटे बचे हैं। बरखा, वाकई तमाम सवाल इस बीच थे क्योंकि 403 विधानसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा, यहां पर चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करेगा और कितने चरण में होगा। कई सवाल ऐसे थे जिनका तकरीबन 3:30 बजे जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उन तमाम सवालों से पर्दा हटेगा। चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर है बरखा इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे बड़ी बात यह क्योंकि कोविड संक्रमण जितनी तेजी के साथ इस बार फैल रहा है, इस संक्रमण के बीच जब विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, क्या कुछ सावधानियां बरती जाएंगी, किन किन मापदंडों के चलते चुनाव आयोग फैसला लेगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और चुनाव की तारीखों को लेकर। सबसे बड़ी बात यह भी है बरखा कि कितने चरण होंगे, क्योंकि जितनी तेजी के साथ संक्रमण फैलता जा रहा है, रैलियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बात तो बरखा जरूर तय थी कि चुनाव आयोग ने इसके पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव कराने की वो तैयारी में है, और यह कहा भी गया क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि चुनाव 5 तारीख तक का ऐलान देखिए वैभव किया गया था। जितने भी वोटर्स हैं उनकी लिस्ट पूरी आना बाकी था, वो सामने आई और उसके बाद आज वो आखिर तारीख आ गई है। हमारे साथ दिल्ली से अनुज जुड़े हुए हैं। अनुज, विज्ञान भवन में 3:30 बजे तारीखों का ऐलान होगा, कई अहम बदलावों की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि कोरोना काल है जो अभी फिलहाल चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अब से बिल्कुल 3.5 घंटे बाद ये ऐलान जो है यहाँ दिल्ली में कराया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो स्टेट में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, जैसे 5 राज्यों में ये चुनाव होने हैं, हर राज्य में जाके इलेक्शन कमीशन की टीम ने ग्राउंड पे पूरा वर्कआउट करा है। उसके अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे लगातार मीटिंग करी है। उसके बाद परसों भी दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में एक मुलाकात हुई थी, जिसमें जो रिपोर्ट है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को भी सौंपी गई थी। सारे डिस्कशन होने के बाद अब किस तरीके से चुनाव के लिए आगे बढ़ना है ये आज डिक्लेयर होगा। कितने चरण में चुनाव होंगे, देखिए अगर बात करें 5 राज्यों में तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में कितने चरण में चुनाव होंगे और जो प्रदेश है और जो राज्य हैं उनमें किस किस चरण में चुनाव होंगे, प्रोटोकॉल क्या क्या रखने हैं, कोविड गाइडलाइन के चलते किस तरीके से चुनाव होंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन अब पूरी तरीके से तैयारी में है, जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं, ग्राउंड पे ऑलरेडी वर्कआउट कर चुका है, डिस्कशन
कर चुका है। उसके अलावा देखिए पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बंगाल में भी हमने देखा था कि कोविड के रहते किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारियां करके जो है वो चुनाव कराए गए थे। तो इसी तरीके की सारी तैयारियां जो है वो हो गई हैं। आज जो है इलेक्शन कमीशन जो है डिक्लेयर 3:30 बजे विज्ञान भवन में दिल्ली के अनुज, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका शलभ जी। अब कुछ ही देर का वक्त बाकी है, तारीखें सामने होंगी, तैयारियां तो की जा रही है अलग अलग राजनीतिक पार्टी की ओर से, लेकिन अब तस्वीर और साफ हो जाएगी सबके लिए। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका सूचना देने के लिए। और मैं तो उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में, महाउत्सव में जो लोग भी भागीदारी करने जा रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं दूंगा। और निश्चित तौर पर हमारी अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जैसे 2017 में एक स्पष्ट जनादेश देकर एक बहुत अच्छी सरकार चुनी थी, 2022 में भी हमारा पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है। मन उनका बिल्कुल क्लियर है, उनका स्टैंड क्लियर है। उनको पता है कि 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास का जो डबल इंजन चलाया है उत्तर प्रदेश में, ये पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने उसकी सराहना की है। और निश्चित तौर पे हम सब एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे लिए भी एक महापर्व है, महाउत्सव है। हम इस उत्सव में हिस्सा लेंगे, इसमें भागीदार होंगे। हमें भी प्रतीक्षा है, आपके जरिए जानकारी मिली है कि 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। हमें भी प्रतीक्षा है, हमें भी उत्सुकता है कितने चरणों में ये चुनाव होगा, कब से शुरू होगा, क्या उसकी तारीखें होंगी, ये हम भी जानना चाहते हैं। और आपके माध्यम से हम जरूर जानेंगे, रिपब्लिक भारत के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चुनाव की प्रक्रिया पूरी संपन्न होगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक महापर्व है, महाउत्सव है। हम सब अपनी पूरी तैयारी के साथ इसमें उतरेंगे और जनता के दरवाजे पर जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे अपनी उपलब्धियों के साथ। बिल्कुल शलभ जी, लेकिन इस बार एक बार फिर से चुनौती विपक्ष के साथ साथ कोरोना भी है, और इसी वजह से कई ऐसे अहम बदलाव हैं जो सामने हो सकते हैं। उनके लिए किस तरह से तैयारी की जानी है फिर, क्योंकि हो सकता है रैलियों पर रोक हो, जनसभाओं पर रोक हो, जिसकी उम्मीद जनता भी कहीं ना कहीं कर रही है। देखिए, जो भी चुनाव आयोग की अपेक्षा होगी, जो भी जनता की अपेक्षा होगी और जिसमें सबका हित सर्वोपरि होगा, हम उसी तरीके से इस चुनाव के बीच में जाएंगे, इस महापर्व में हिस्सा लेंगे। हमारी भी प्राथमिकता लोगों की सेहत है, लोगों का स्वास्थ्य है, प्रदेश की चिंता है, प्रदेश की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है। और इसीलिए आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, लगातार अस्पतालों के निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है और तेज बढ़ाई जा रही है। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश उसमें सबसे नंबर 1 पे है जहां पर वैक्सीनेशन हमने किया है। साथ ही साथ जो ऑन कॉल सुविधा है डॉक्टर्स की, उसको बहाल कर दिया गया है। जो तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती है जहां पर भीड़ नहीं इकट्ठी हो, उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। और हम बहुत अच्छे से, बहुत सुरक्षित तरीके से पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उम्मीद देखिए यही की जा रही है शलभ जी की बेहद सुरक्षित तरीके से ये जो चुनाव है उन्हें संपन्न कराया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। हमारे सहयोगी जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज का हमने यहाँ पर रुक किया था, पंजाब से अनुपमा जुड़ी हुई है। अनुपमा, कहा यह जा रहा है कि पंजाब में एक ही फेज में चुनाव हो सकता है। हालांकि देखिए तस्वीर थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन ये वही वक्त है जिसका इंतजार बेसब्री से तमाम राजनीतिक पार्टियां भी कर रही थी और जनता भी। बिल्कुल बरखा, देखिए जब चुनाव खत्म होते हैं उसके ठीक बाद में ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। 2017 के बाद से लगातार इन 5 ही राज्यों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई थी। पंजाब इस बार इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस तरीके का खौफ, जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर पंजाब के अंदर है, क्या उसी लॉ एंड ऑर्डर के साथ इस बार पंजाब के विधानसभा चुनाव होंगे। 117 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 117 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सामने है। हालांकि देखिए आम आदमी पार्टी की बात करें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से तो चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव आप याद कीजिए, उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन देखिए कहा जाता है कि पूरे पंजाब की अगर हम बात करें तो ज्यादा असर चंडीगढ़ नगर निगम का चुनावों पर पंजाब के नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए पिछले कई सालों के इतिहास की अगर हम बात कर ले, अकाली दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी। लेकिन जब कृषि कानून आए उसके बाद अकाली दल ने अपना सालों साल पुराना नाता भारतीय जनता पार्टी से तोड़ दिया। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए तो क्या विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अकाली दल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी या नहीं आएगी, नाराजगी दूर होगी या नहीं होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज देखिए जब 3:30 बजे ऐलान होगा तो इंतजार इस बात का रहेगा। लेकिन देखिए क्योंकि हर बार जो है पंजाब में एक ही फेज में चुनाव होते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना काल है, हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था हमारी तैयारियां पूरी हैं। लेकिन देखिए उत्तराखंड के अंदर क्योंकि रैलियों पर रोक लगा दी गई है,
क्या पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा में भी रोक लगाई जाएगी, इसका इंतजार करना होगा। दूसरा, मतदान के दिन किस तरीके से तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि हमने बंगाल में देखा था, उस वक्त भी कोरोना काल था, बंगाल के अंदर हमने देखा था कि जिस दिन मतदान का दिन होता था किस तरीके से घेरे बनाए जाते थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, हर किसी को मास्क दिया जाता था, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि सारी तैयारियां जो है चुनाव आयोग की तरफ से पिछली बार भी बंगाल विधानसभा बिल्कुल के पूरी दौरान की गई थी, मुकम्मल की गई थी, और इसी बात का जिक्र चुनाव आयोग ने इस बार भी किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अनुपमा, बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तराखंड से रतन नेगी जुड़े हुए हैं। रतन, जिस तरह से अभी अनुपमा ने भी जिक्र किया, 16 तारीख तक रैलियों पर रोक है, 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड की, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है 2 चरणों में चुनाव वहां पर हो जाए। देखिए, उत्तराखंड की अगर बात की जाए 70 विधानसभा जरूर है, इस वक्त रैलियों पे रोक है क्योंकि कोविड के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कल भी 800 से अधिक मामले थे और 16 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि दुकानें खोलने का भी जो है तो 50% यहाँ पर रख दिया गया है। इसके साथ ही बता दें, इस बार लगभग अगर हम बात करें तो 5,37,000 नए मतदाता यहाँ पर बने हैं और इस बार जो वोटरों की संख्या होगी वो 81,40,982 हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सर्विस वोटर है उनकी तादाद भी 93,664 है और विशेषकर अगर 5,37,000 जो नए वोट बने, मतदाता बने, इनमें 3,11,006 महिला मतदाता है, जबकि पुरुष मतदाताओं की बात करें 2,25,969 पुरुष मतदाता इस बार शामिल है। आयोग का विशेष तौर से फोकस रहा है कि जो महिला है उनकी मतदाता सूची में अगर बात की जाए तो निष्पन्नता में काफी वृद्धि हुई है। तो कह सकते हैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था, 70 में से 57 सीटें यहाँ पर दी थी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन उत्तराखंड की जनता ने दिया था, उत्तराखंड की आधी आबादी महिला ने दिया था। इस बार खास बात यह कि उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी जमीन यहाँ पर तलाशने का काम किया है। 24 प्रत्याशियों के नामों का वो ऐलान भी कर चुकी है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है और तीसरी अगर बात की जाए जिसे वोट काटने का नाम यहाँ पर कांग्रेस ने दिया, वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर मौजूद होगी। तो मुकाबला जो है इस बार तीनों पार्टियों में दिलचस्प देखने को मिल रहा है। बस कुछ समय बाद ये तय हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, उसकी उत्तराखंड सरकार की बात की जाए, उनकी तैयारियां पूरी है। तमाम ताबड़तोड़ उन्होंने घोषणा की है, ताबड़तोड़ 6 महीने के अंदर बात की जाए तो पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर 600 से अधिक घोषणाएं की है, उसके साथ ही शासन निकाले। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हरीश रावत ने लगातार इससे पहले कल तक पहाड़ों का दौरा किया है, लगातार रैलियां की है और जनता के बीच में वो गए हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनके नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी 6 दौरे उत्तराखंड में कर चुके हैं और 6 के 6 दौरों में फ्री मुफ्त की वो बात कर चुके हैं। चाहे 5,000 रुपये अगर बात की जाए बेरोजगारी भत्ते की बात हो, उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात हो, इसके साथ ही महिला को 1,000 रुपये देने की बात हो, सरकार ने तो तमाम वो घोषणाएं हैं जो राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही है, तैयारियां पुख्ता की गई हैं। अनुज, तैयारियां पुख्ता चुनाव आयोग की ओर से भी, इसी वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बाकायदा बैठक हुई, जानकारी ली गई वैक्सीनेशन को लेकर, मौजूदा स्थिति को लेकर, ताकि कहीं पर भी कोई चूक ना हो जाए। अनुज जी बिल्कुल, देखिए हर तरीके की तैयारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से कर चुका है। ग्राउंड पे पहले विजिट हुई हैं, जितने भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं उन्होंने जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां जाके विजिट करी है, ग्राउंड पे सारी चीजें समझी हैं। जो राजनीतिक दल हैं उनसे बातचीत करी है, क्योंकि पीछे देखिए कयास ये भी लगाया जा रहा था, ये भी बातचीत चल रही थी कि क्या चुनाव आगे बढ़ सकते हैं, क्या चुनाव आयोग ऐसा कुछ फैसला ले सकता है कि चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाई जाए। लेकिन मुस्तैदी के साथ पूरी तैयारियां करने के बाद, पूरी चीजें साझा करने के बाद, सारी तैयारियां हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साझा करने के बाद आज का ये ऐलान होगा। आज ये डिक्लेयर करा जाएगा कि किन किन फेसेस में, किन किन चरणों में, किन किन डेट्स में ये चुनाव होने हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री देखिए दूसरी तरफ बहुत कड़ी नजर बनाए हुए है ग्राउंड पे कि वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है। वैक्सीनेशन ड्राइव देखिए चली गई है, चल रही है लगातार, माफी चाहूंगा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन जो है वो शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं 15 से 18 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ध्यान में रखी गई हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है कि कोविड के जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं उसको मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछली जो मीटिंग इलेक्शन कमीशन में हुई, मैं आपको बता दूं कि उसमें यह भी डिस्कशन हुआ कि कहां-कहां रैलीज में आप रोक रखनी है और कहां-कहां बड़ी बैठकों में रोक लगानी है। ये सारी चीजें देखिए इलेक्शन कमीशन लगातार डिस्कस कर रहा है। ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन हेल्थ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट कर रहा है। एक साझा कमेटी की तरह बैठ के ये सारे डिस्कशन हो रहे हैं और जब ये सारे फाइनल डिस्कशन हो चुके हैं उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3:30 बजे ये ऐलान करेगा कि आखिर किन किन चरणों में कहां-कहां चुनाव होने हैं, कितने फेसेस में चुनाव होने हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अगर जरूरत होगी
तो फेसेस बढ़ाए भी जा सकते हैं, जरूरत होगी तो फेसेस कम भी करे जा सकते हैं, डिपेंड कि कितने पैरामीटर हैं, कितने बिल्कुल, ये बहुत सारी बातें हैं देखिए जिनका बिल्कुल चर्चा यहाँ पर की जा रही है अनुज की इन सारी बातों पर ध्यान रहने वाला है चुनाव आयोग का। हमारे साथ वैभव भी बने हुए हैं। वैभव, उत्तर प्रदेश जिससे सीधा दिल्ली का रास्ता निकलता है, इसी वजह से तमाम पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर पहले से ही कस रखी थी, लेकिन अब जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण सबके लिए होगी। बरखा, बिल्कुल स्थिति जरूर चुनौतीपूर्ण होगी इस बार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अनुमान यह लगाया जा रहा था कि हो सकता है चुनाव आयोग जो है वो चुनाव को टाल दे, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों से जब चुनाव आयोग ने बात की तब सभी राजनीतिक दलों ने इस बात पर सहमति बनाई कि वो चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल बरखा लगातार यही है, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों ना हो, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो नागरिकों को अपने पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करे। ऐसे में कोविड का बढ़ता प्रकोप और कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाना ये चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बरखा, इस चीज को हमें समझना होगा। ऐसे में ये तो तय है कि जब चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना के मद्देनजर पाबंदियां सख्त जरूर लगाएगा, फिर वो चाहे इलेक्शन के दौरान हो, रैलियों के दौरान हो, क्योंकि रैलियों को लेकर लगातार बरखा सवाल भी उठाए जा रहे थे कि रैलियों में इस तरह से क्राउड पहुंच रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, रात में आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन सुबह रैलियों में भीड़ पहुंचती हुई देखकर नेता खुश होते हैं, मंचों से कहते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ यहां पर आई है आज हमें सुनने के लिए, हमारी विचारधारा को, हमारी बातों को सुनने के लिए। इन सब के बीच चुनाव आयोग की नजरें इन पर जरूर है और यकीन मानिए बरखा, क्योंकि हमने भी लगातार लखनऊ में तमाम लोगों से बातचीत की, आम लोगों से बातचीत की और ये जानने, ये समझने की कोशिश की कि क्या चुनाव करवाने चाहिए या फिर चुनाव को आगे टाल देना चाहिए। कई लोगों की बरखा ये राय थी कि इस तरह के कोविड के संक्रमण में अगर चुनाव आयोग चुनाव करवाता है तो तारीखों को थोड़ा सा आगे करना होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो कोरोना के थर्ड वेव का पीक है वो फरवरी और मार्च के बीच ही होगा और ऐसे में इन तारीखों के बीच इस ड्यूरेशन में चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती जरूर है। तो बरखा ये बिल्कुल तय है कि चुनाव आयोग आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जब तारीखों का ऐलान करेगा तो उन तारीखों के साथ साथ बहुत सख्त पाबंदियां होंगी। चुनौतियां बड़ी हैं, इन चुनौतियों से पार पानी है और इसी वजह से देखिए 1 घंटा जो है वो वोटिंग के लिए बढ़ाया गया है। बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जिसकी उम्मीद अभी ये की जा रही है कि चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसमें करेगा। आप चारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी इस अहम खबर पर चर्चा हम जारी रखेंगे।